वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड वंस अगेन। वन शॉट की हमारा ये दूसरा वीडियो है। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर लास्ट के चैप्टर्स के थोड़े डाल दीजिए वन शॉट। तो टुडे वी आर हियर विद सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। तुम्हारी लास्ट यूनिट है ये क्लास 12 के सिलेबस की और बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है ये, बहुत ही आसान भी है। 7 मार्क्स का इसका वेटेज है इस साल, 7 मार्क्स। तो 7 नंबर अगर तुमने ये वन शॉट ढंग से सुन लिया 2-3 बार शुरू से आखिर तक, तो तुम्हारे 7 नंबर कहीं नहीं गए। तो लेट्स बिगिन विद एनर्जी बैंड। जो पहला कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में वो है एनर्जी बैंड का। व्हाट इज एनर्जी बैंड? तो भैया तुमने सुना होगा एनर्जी लेवल के बारे में। एनर्जी लेवल क्या होता है? एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर में हम लोग बात करते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं हम लोग, और वो जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो एटम को अकेला मान के करते हैं। आइसोलेटेड एटम के लिए एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। बट रियलिटी में एटम कभी अकेला नहीं होगा, एटम हमेशा ग्रुप में होगा। एटम विल ऑलवेज बी देयर इन अ ग्रुप। और जब एटम ग्रुप में होगा तो जो एटम का इलेक्ट्रॉन है उसका इंटरेक्शन अपने न्यूक्लियस के साथ तो होगा ही होगा, साथ में जो पड़ोसी एटम्स होंगे, जो सराउंडिंग एटम्स होंगे, उनके साथ भी उसका इंटरेक्शन होगा। और जब उसका इंटरेक्शन सराउंडिंग एटम्स के साथ में होगा तो एक एक एनर्जी लेवल बहुत सारे सब लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा। और इन सब लेवल्स का जो कंपाइलेशन है, इस कलेक्टेड सब लेवल्स के कंपाइलेशन को हम क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड कहते हैं। ये ठीक उसी तरीके से होता है जब तुम कमरे में अकेले होते हो, पिज्जा ऑर्डर करते हो और वो पिज्जा तुम्हारा ही होता है, अकेले तुम ही को वो पिज्जा खाना है। लेकिन जब तुम्हारे दोस्त आ जाते हैं तो तुम्हारे वो पिज्जा की कई सारी छोटी छोटी स्लाइसेस होके सब में पिज्जा बट जाता है। तो कुछ ऐसा ही होता है इलेक्ट्रॉन के साथ में। जब इलेक्ट्रॉन अकेला था तुमने एक न्यूक्लियस के साथ उसका इंटरेक्शन लिया था, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ली थी, पोटेंशियल एनर्जी ली थी, दोनों को ऐड कर दिया था और एनर्जी निकाल दी थी एटम्स चैप्टर में, जो कुछ इस तरीके से आई थी -RHCZ² लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एटम अकेला हो, एटम आइसोलेटेड हो। जब हम सब्सटेंस की बात करेंगे, सॉलिड की बात करेंगे, तो एटम हमेशा ग्रुप में होगा, और ग्रुप में होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन अपने पड़ोस के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई के साथ में होगा। एक एक एनर्जी लेवल बहुत सारे सब लेवल्स में टूट जाएगा। तो इन सब लेवल्स के कंपाइलेशन को हम क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड कहते हैं। एनर्जी बैंड जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है वैलेंस बैंड। अब भैया वैलेंस बैंड कौन सा होता है? वैलेंस बैंड वो होता है जिसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है, इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जहां रहेंगे उसे कहेंगे वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलेगी और वो फ्री हो जाएंगे, किससे फ्री हो जाएंगे? न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से। वो दौड़ दौड़ के हमारे लिए करंट बना पाएंगे। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जहां पहुंच जाएंगे उस बैंड को नाम दिया गया है कंडक्शन बैंड। क्या नाम दिया गया है? कंडक्शन बैंड नाम दिया गया है। कंडक्शन बैंड नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं। वो फ्री होते हैं, वो हमारे लिए दौड़ के करंट बना सकते हैं, कंडक्शन कर सकते हैं। इसीलिए इस बैंड का नाम क्या पड़ गया? इस बैंड का नाम पड़ गया कंडक्शन बैंड। सो कंडक्शन बैंड इज दैट एनर्जी बैंड इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड. Valence band is that band in which the electrons of the valence shell of the group of atoms reside. और इन दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है, कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी का बैंड है, वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी का बैंड है। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या कहते हैं उसको? फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब भैया देखो, डिस्टिंक्शन बिटवीन conductors
semiconductors and insulators on the basis of band theory. On the basis of band theory बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार बोर्ड में पूछा गया है ये 2-3 मार्क्स में, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैंने वैसी ही हेडिंग बना दी है जैसी बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है कि बैंड थ्योरी के बेसिस पर क्या डिफरेंस है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसुलेटर्स की। भैया इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बेचारे करंट कंडक्ट नहीं कर सकते, जिनमें कंडक्शन नहीं होता। अब कंडक्शन नहीं होता इसका मतलब क्या है? कंडक्शन किसकी वजह से होता है? कंडक्शन होता है कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो अगर इंसुलेटर्स में कंडक्शन नहीं होता इसका मतलब इन बेचारों का कंडक्शन बैंड गरीब होता है, मतलब इनका कंडक्शन बैंड कैसा होता है? एम्प्टी होता है। तो पहला पॉइंट आ जाएगा इंसुलेटर्स में कि देयर कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। अब भैया वैलेंस बैंड तो सभी का भरा होता है, तो वैलेंस बैंड जो होता है इनका क्या होता है? फिल्ड होता है। तो इनका वैलेंस बैंड जो होता है वो फिल्ड होता है। अब भैया इंसुलेटर्स में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ना होते हैं और ना कभी पहुंच पाएंगे। और क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि इनके बीच का गैप जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप। इनका जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम डायमंड की बात करें तो लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का एनर्जी गैप होता है। इस वजह से इंसुलेटर्स जो है दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारी बैंड थ्योरी के हिसाब से इंसुलेटर्स की पिक्चर है। क्या? फिर से सुन लो, 3 पॉइंट्स लिखने हैं तुम्हें। वैलेंस बैंड इज फिल्ड कंप्लीटली, कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, एंड देयर इज अ लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप between the valence band and conduction band, so electrons can never make their way to conduction band and hence they can never conduct electricity. ठीक है भैया। अब देखो कंडक्शन बैंड की बात कर, वो कंडक्टर्स की बात कर ले हम। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं भैया? कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ओवरलैपिंग होती है। ये अगर वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, तो इनके बीच में ये क्या है? ये ओवरलैपिंग है। एनर्जी गैप जैसी कोई बात ही नहीं है, ओवरलैपिंग है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। तो बिना किसी एक्स्ट्रा एनर्जी के जब भी हमेशा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे कंडक्शन बैंड में। Electrons will always be available in conduction band, and if the electrons will always be available in conduction band, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कंडक्शन बैंड में रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अगर कंडक्शन बैंड में रहेंगे तो भैया क्या होगा? तो हमेशा करंट फ्लो होगा। अब हम बात करेंगे सेमी कंडक्टर्स की। किसकी बात करेंगे? सेमी कंडक्टर। अब देखो भैया सेमी कंडक्टर्स की बात करते हैं। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर्स की बैंड पिक्चर क्या कहती है? तो सेमीकंडक्टर्स के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा है 0 केल्विन पर, क्या होती है इनकी शक्ल, और दूसरा चेहरा है ग्रेटर देन 0 केल्विन पर, क्या शक्ल होती है इनकी? तो 0 केल्विन पर इनकी शक्ल मिलती है इंसुलेटर्स से। किससे मिलती है? इंसुलेटर्स से मिलती है। इंसुलेटर्स से मिलती है मतलब इनका वैलेंस बैंड फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। बस एक डिफरेंस है कि इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होता है, बहुत कम होता है एनर्जी गैप। भैया कितना कम होता है? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस रेंज का एनर्जी गैप होता है। तो 0 केल्विन पर इनका वैलेंस बैंड फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, इसलिए भैया इनमें करंट फ्लो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अ सिचुएशन दैट रिजेंबल्स टू इंसुलेटर्स। अब क्योंकि एनर्जी गैप इतना कम है भैया, क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप इतना कम है, इसलिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो वैलेंस बैंड से कहां पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। और वैलेंस बैंड से जब वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं तो भैया वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ही क्या हो जाते हैं? पार्शियली फिल्ड हो जाते हैं। बोथ बिकम पार्शियली फिल्ड। इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन, सो बोथ आर पार्शियली फिल्ड एट टेम्परेचर्स ग्रेटर देन 0 केल्विन। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो भैया देखो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स।
टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं भैया? These are semiconductors in their purest form. Purest form, कोई भी impurity नहीं है, कोई भी impurity atom नहीं है, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं उनको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे प्योर जर्मेनियम और प्योर सिलिकॉन टेट्रावेलेंट होते हैं, चार चार इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो जरा इनका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देख लें कैसे क्या होता है। देखो भैया, ये हमने 4 जर्मेनियम या 5 जर्मेनियम के एटम ले लिए, सबके पास 4-4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ऑक्टेट रूल तुम सबको पता है, इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है ऑक्टेट पूरा कर ले। तो भैया ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे जो हैं अपने पड़ोसियों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और भैया कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं तो 0 केल्विन पर कुछ ऐसी शक्ल होती है, 0 केल्विन पर कुछ ऐसी शक्ल होगी, सारे के सारे बॉन्ड में कैद होंगे, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। और जब भैया एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, इसी वजह से कंडक्शन बैंड खाली दिखाया था 0 केल्विन पर। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होके कहां जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं बोलो? कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे तो उनकी जो कमी होगी वैलेंस बैंड में, उस कमी को इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नया नाम दिया गया है और उसे कहते हैं होल। क्या कहते हैं? होल। द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल। तो जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे उतने ही होल जो हैं वो वैलेंस बैंड में क्रिएट हो जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जब होल की बात कर रहे हैं तो बता दें कॉन्सेप्ट होल का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ होल, होल एक वैकेंसी है। कैसी वैकेंसी है? एक एग्जांपल तुम्हें दे देते हैं। 100 कारें खड़ी हुई हैं लाइन में, ट्रैफिक जैम में फंस गई हैं, बीच में से 51 कार जो है वो निकल गई, तो वो जो वॉइड क्रिएट हुआ दैट इज लाइक अ होल। अब 52 वाली कार आएगी तो वहां पर होल पहुंच जाएगा, 53 वाली कार आएगी वहां पर होल पहुंच जाएगा, और ये सिलसिला 99 कार्स तक चलेगा केवल। जब वो लास्ट में पहुंच जाएगा स्पेस, तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं मायने रखेगा। स्पेस वो तभी तक वैलिड है, स्पेस का रोल तभी तक है जब तक वो 2 कारों के बीच में है। तो ऐसा ही कुछ सिग्निफिकेंस होल का भी है सेमीकंडक्टर्स में। होल हमेशा बंद जगह में बनेगा, कभी सेमीकंडक्टर से बाहर नहीं निकल पाएगा होल। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? होल होंगे। किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगली कैटेगरी है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? हम इन्हें कह सकते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, हम इन्हें कह सकते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। डोप्ड सेमीकंडक्टर्स भी कह सकते हैं। अब ये डोपिंग क्या होती है भैया? डोपिंग तुमने सुना होगा, अक्सर गेम्स वगैरह होते हैं तो आते हैं भाई कि फलाना प्लेयर डोपिंग का दोषी पाया गया, गिल्टी पाया गया, तो डोपिंग में कुछ वो मेडिकेशन या कुछ ड्रग्स वगैरह लेते हैं जिससे उनका स्टैमिना बढ़ जाता है। अब सेमीकंडक्टर में भी यही है, अगर हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो हम कुछ इंप्योरिटीज मिला देते हैं, और इंप्योरिटीज मिलाने से उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। And this phenomena is known as doping. Addition of impurity in a controlled amount to increase efficiency is known as doping. Doping कहलाती है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स डोप्ड सेमीकंडक्टर्स होते हैं। डोपिंग 2 तरीके से की जा सकती है, मतलब 2 तरीके से एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। भाई कंडक्टिविटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? कंडक्टिविटी किसकी वजह से मिल रही है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या होल्स की वजह से? अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हैं या होल्स बढ़ाने हैं? इसी वजह से 2 ही टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देते हो, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स बढ़ा देते हो, तो उसे कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन फॉर नेगेटिव। और अगर होल्स बढ़ा देते हो, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स बढ़ा देते हो, तो उसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्या कहते हैं भैया? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं।
अब जरा एक एक करके देख लेते हैं, एन टाइप देख लेते हैं पहले। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स तब बनते हैं जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। कैसी इंप्योरिटी मिलाते हैं? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वाली। भाई 4 तो होते ही जर्मेनियम सिलिकॉन में, एक ज्यादा वाली मिला दो, 5 वाली मिला दो, तो क्या होगा भैया? देखो ये जर्मेनियम 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 जर्मेनियम, आर्सेनिक मिला दो। अभी जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो 5 है। तो क्या होगा ऑक्टेट रूल से? ये तो भैया बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे बॉन्ड। अब ये बॉन्ड बना लेंगे जब, तो क्या होगा? इसका साथी कोई नहीं है, ये बेचारा अकेला है, इसका साथी कोई नहीं है। अब इसका साथी कोई नहीं है, तो जिसका साथी कोई नहीं होता है उसे तोड़ना आसान होता है, तो इसको तोड़ना आसान हो जाएगा। भाई जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा उसको तोड़ने के कंपैरिजन में इसको तोड़ना आसान है, कम एनर्जी खर्च करके तोड़ा जाता है, तोड़ा जा सकता है। तो इसको तोड़ लेते हैं, कम एनर्जी पे टूट जाता है, और इलेक्ट्रॉन टूटेगा, फ्री होगा, तो कहां पहुंचेगा? पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड में। कहां पहुंच जाएगा भैया? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। तो कंडक्शन बैंड में क्या हो जाएगा बोलो? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू द होल्स इन वैलेंस बैंड। तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स। क्या कहलाते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं, और होल्स कहलाते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्या कहलाते हैं बोलो? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं। ये जो इंप्योरिटी है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, इसलिए इसको डोनर इंप्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोनर इंप्योरिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी खर्च करके पहुंचा है, इतनी एनर्जी खर्च करके तो नहीं पहुंचा, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक यहां पर नया लेवल शो करते हैं जिसे हम डोनर लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डोनर लेवल। ये वैलेंस बैंड हो गया, और ये क्या हो गया? कंडक्शन बैंड हो गया। तो ये हमारा हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे बना? जब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जिसका साथी कोई नहीं, आसानी से तोड़ सकते हैं, कम एनर्जी खर्च करके पहुंचा सकते हैं। कहां पहुंचा सकते हैं? कंडक्शन बैंड में पहुंचा सकते हैं। पहुंचा दिया कंडक्शन बैंड में, यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेजॉरिटी कैरियर्स, और होल्स क्या हो गए? माइनॉरिटी कैरियर्स। अब देखते हैं पी टाइप। अब देखो भैया पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें होल्स ज्यादा होते हैं। होल्स कैसे ज्यादा होंगे? हम मिला देंगे ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। कैसी इंप्योरिटी मिला देंगे? ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिला देंगे। तो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिला देंगे तो क्या होगा भैया? देखते हैं चलो। ये जर्मेनियम 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 जर्मेनियम, कोई हम ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिला देते हैं, गैलियम इंडियम कुछ भी ले लो। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 4 हैं, यहां पर भी 4 हैं, यहां पर भी 4 हैं, यहां पर भी 4, यहां 3 है। लेकिन तो यहां 3 है तो क्या होगा भैया? देखो बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, यहां पर भी बन गया, यहां 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 पर भी बन गया। भैया जितने बॉन्ड बन रहे हैं बना दो। लेकिन यहां पर जो है यार अधूरापन है, अधूरापन है, यहां पर अधूरा बॉन्ड है, यहां पर कमजोर बॉन्ड है। इस पर चार्ज है बॉन्ड पे -2e, यहां -2e -2e। अगर इन साइड्स पे घूम के आओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, -2e चार्ज होगा। यहां भी -2e होगा, यहां भी -2e होगा, लेकिन इस साइड पे चार्ज कितना होगा? -1e ओनली। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा केवल। तो क्या होगा? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, कंपेरेटिवली ये जो साइट हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, इसी वैकेंसी को क्या नाम दिया गया है? इसी वैकेंसी को नाम दिया गया है होल। और क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए अड़ोस पड़ोस से इलेक्ट्रॉन्स को खींचती है। इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, होल यहां पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, होल यहां पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन आता रहेगा, होल जाता रहेगा। भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके से जितने इंप्योरिटी एटम मिलाओगे, जितने इंप्योरिटी एटम मिलाओगे तुम, उतने क्या बढ़ते जाएंगे? उतने होल बढ़ते जाएंगे। मतलब होल जो है वो ज्यादा हो जाएंगे।
क्या ज्यादा हो जाएंगे? होल ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। और जब होल ज्यादा हो जाएंगे तो होल को कह देंगे मेजॉरिटी कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कह देंगे? इलेक्ट्रॉन्स को कह देंगे माइनॉरिटी कैरियर्स। और ये जो है क्या कर रहा है? ये जो होल है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक नया लेवल यहां पर बन जाता है, इसे कहते हैं एक्सेप्टर लेवल। क्या कहते हैं इसको? एक्सेप्टर लेवल कहते हैं। और क्योंकि ये होल अड़ोस पड़ोस से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये जो इंप्योरिटी तुमने मिलाई है इसको कहते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी। क्या कहते हैं भैया? एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहते हैं। तो ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अब देखो भैया, पी टाइप बना लिया, एन टाइप बना लिया, इससे भी मन नहीं माना तो हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक सेमीकंडक्टर स्लैब लिया और उस सेमीकंडक्टर स्लैब में एक तरफ डोपिंग की ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की और दूसरी तरफ डोपिंग की पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की। अब जाहिर सी बात है यार, जिधर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग करेंगे उधर होल्स मेजॉरिटी में आते जाएंगे। बोलो आते जाएंगे कि नहीं आते जाएंगे? और जिधर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग करेंगे उधर क्या आते जाएंगे? उधर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में आते जाएंगे। तो ये जो इंटरमीडिएट लेयर है, जहां पी टाइप का एम्पायर खत्म होता है, एन टाइप का शुरू होता है, या इधर से चले तो एन टाइप का खत्म होता है, पी टाइप का शुरू होता है, इसे कहते हैं पी एन जंक्शन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पी एन जंक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ऐसे ही देख लेना, प्रीवियस ईयर्स में आया होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड। जब एक पीएन जंक्शन बन जाता है तो क्या हो जाता है? क्या होता है जब पीएन जंक्शन बनता है? तो भैया याद रखो, 2 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए 2 फिनोमेना होते हैं, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। कौन कौन से 2 फिनोमेना होते हैं? डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। अब डिफ्यूजन क्या होता है भाई? इधर इलेक्ट्रॉन से कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इधर कम है, इधर होल से कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इधर कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में, होल्स इधर आएंगे हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में। तो ये जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो जाएगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट होगा अक्रॉस द जंक्शन, उसे कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं उसको? डिफ्यूजन कहते हैं। अब भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मूवमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। तो भैया ये 2 फिनोमेना होते हैं, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, जब पीएन जंक्शन बनता है। अब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की वजह से क्या होता है? तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की वजह से क्या होगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन किसका है? तो सर ये इलेक्ट्रॉन तो इंप्योरिटी एटम का है, ये तो इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा इंप्योरिटी एटम को छोड़ के, तो इसकी जो वैकेंसी होगी वो बन जाएगी कैटायन। अरे भैया, इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम का साथ छोड़ देता है तो एटम उसके गम में, इलेक्ट्रॉन के गम में क्या बन जाता है? कैटायन बन जाता है। तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ये जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम है ये तुरंत आयन बन जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चला गया। अब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहां सेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब यहां सेट हो जाएगा, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये जो है ये बन जाएगा नेगेटिव आयन। मतलब किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन अगर फालतू मिल जाता है नॉर्मल से, तो वो बन जाता है नेगेटिव आयन, तो ये एनायन बन जाएगा। और इस तरीके से कैटायंस और एनायंस की एक लेयर जो है कुछ ही देर में एक तैयार हो जाएगी। यहां पर कैटायंस और एनायंस की जो लेयर तैयार हो जाती है, इस लेयर को कहते हैं डिप्लीशन लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए याद कर लेना, 1 या 2 नंबर में आ जाती है अक्सर। व्हाट इज डिप्लीशन लेयर? तो द लेयर कंसिस्टिंग ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। माइंड इट, इमोबाइल। इसमें और इसमें अंतर है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है? आयन है। ये होल है और ये क्या है? कैटायन है। So the layer consisting of immobile positive and negative ions formed at the junction, which stops the movement of electrons and holes across the junction, is known as depletion layer. Depletion इसका नाम क्यों पड़ा? Because this layer is depleted of free charge carriers. क्योंकि इस लेयर में free charge carriers नहीं है, इस लेयर में electrons और holes नहीं है, इसलिए it is depleted of free charges. It has only ions. तो this layer is known as depletion layer. काम क्या है इसका? काम है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का आना जाना रोक देती है,
और सुन लो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाती है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस। अब तुमने तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज द ड्राइवर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस तो चार्ज को फ्लो होने में मदद करता है, लेकिन यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो चार्ज को फ्लो होने से रोक रहा है, इसलिए इस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम है पोटेंशियल बैरियर। ये भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर which stops the movement of electrons and holes across the junction is known as potential barrier। ध्यान से देखो, कैपेसिटर की तरह लग रहा है तुम्हारा डायोड, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर इसमें मेटालिक कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड कर दें, मेटालिक कॉन्टैक्ट्स, और एक वायर लगा दें इधर उधर, देन दिस बिकम्स अ पीएन जंक्शन डायोड, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ये पी टाइप होता है और ये क्या होता है, एन टाइप। और ये जो एरो है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो करता है। अभी जब हम वर्किंग पढ़ेंगे आगे चल करके तो देखेंगे कि जो डायरेक्शन है करंट की जंक्शन के अंदर, इट इज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, पी से एन की तरफ होती है। अब देखो भैया, डायोड बना लिया, बैरियर भी बन गया, हमारे अरमानों पे पानी फेरने की पूरी पूरी तैयारी हो गई। अरे भैया हमने डोपिंग की, पीएन जंक्शन बनाया, क्या इसीलिए बनाया था कि वो करंट का फ्लो होना रुक जाए? नहीं, इसलिए तो नहीं बनाया था, हमने तो सर करंट के फ्लो कराने के लिए बनाया था। तो क्या करेंगे, बैरियर को तोड़ेंगे। अब लोहे को कौन काटता है, लोहा काटता है, तो पोटेंशियल को कौन काटेगा, भैया पोटेंशियल काटेगा। तो पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने के लिए हम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, और एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई करते हैं क्रॉस द जंक्शन, उसे कहते हैं बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। This phenomena of applying external potential difference across the junction is known as biasing of PN junction। Biasing दो टाइप की होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड मतलब जैसे को तैसा, मतलब P को पॉजिटिव से जोड़ दो, N को नेगेटिव से जोड़ दो तो फॉरवर्ड बायसिंग। P को नेगेटिव से जोड़ दो, N को पॉजिटिव से जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। अब जरा देखो मैकेनिज्म ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस मतलब जब तुम P को किससे जोड़ देते हो, जब तुम P को पॉजिटिव से जोड़ देते हो और भैया N को नेगेटिव से जोड़ देते हो तो क्या होता है। जरा P को पॉजिटिव से जोड़ दो और N को नेगेटिव से जोड़ दो, तो बहुत आसान वर्किंग है, बहुत आसान है। बस तुम्हें 3 R याद रखने हैं, R R R, ट्रिपल R। देखो भैया यहां पर पी टाइप में तुम्हें पता है होल्स होंगे मेजॉरिटी में, और एक आधे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी में और एक आधे क्या होंगे, होल्स। यहां है पॉजिटिव, यहां है नेगेटिव। क्या ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, क्या ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, क्या ये जो तुमने पोलैरिटीज अप्लाई की हैं बैटरी की, क्या वो मेजॉरिटी कैरियर्स को रिपेल कर रही हैं? अगर ये रिपेल कर रही हैं मतलब पहले आर का मतलब है रिपल्शन। क्या मतलब है, रिपल्शन मतलब ये पोलैरिटीज इन मेजॉरिटी कैरियर्स को रिपेल करेंगी। ये जो बेचारे गरीब डर के बैठ गए हैं डिप्लीशन लेयर से, पोटेंशियल बैरियर से, बेचारों ने आना जाना बंद कर दिया है, उनको कहेगी मोटिवेट, नहीं भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, रिपल्शन होगा। तो जब अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो जाएगा, इनको हिम्मत मिल जाएगी और ये जंक्शन के आर पार आना जाना शुरू कर देंगे। जब ये आना जाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव के मिलने को इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। फ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन और होल का फ्यूजन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन और होल का फ्यूजन हो जाएगा तो क्या होगा, भैया कमी हो गई ना हमारे पास। ये जो बेचारे हमारे पास कम एनर्जी में मौजूद थे करंट फ्लो कराने में, कंडक्शन कराने में, ये बेचारे खत्म हो गए, खर्च हो गए। बॉन्ड के अंदर क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, भाई होल क्या है, वैकेंसी तो है, डेफिशिएंसी तो है, तो रीजनरेशन होगा। कैसे होगा रीजनरेशन, हमारे पास कोई बैग थोड़े है यार कि हम इलेक्ट्रॉन डाल देंगे इसमें, जो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कैद हो गया है। रीजनरेशन होगा कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, कहां टूटेगा, तो पी टाइप में टूटेगा। याद रखो दुनिया हमेशा कमजोरों को तोड़ती है,
दुनिया का असूल है। तो कमजोर बॉन्ड कहाँ है? कमजोर बॉन्ड, वो अधूरे बॉन्ड कहाँ है? पी टाइप में। तो पी टाइप में बॉन्ड टूटेगा तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा होल से, मतलब पोलैरिटी से, और कहां चला जाएगा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में। बैटरी उधार नहीं रखती तो क्या होगा? बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल आया तो उसकी वैकेंसी बन गई होल, तो होल की भी कमी पूरी हो गई। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और होल की कमी पूरी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, एन से पी, तो करंट का डायरेक्शन होगा पी टू एन। याद करो जो सिंबल मैंने तुम्हें बताया था, उस सिंबल में करंट का डायरेक्शन मैंने बताया था, अंदर क्या होता है? पी टू एन। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एन से पी हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन हो गया पी टू एन। ये जो करंट होता है, इस करंट को कहते हैं फॉरवर्ड करंट। क्या कहते हैं इसको? फॉरवर्ड करंट। अब कुछ और छोटी छोटी बातें सुन लो। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस पर क्या असर पड़ता है? तो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर रिड्यूसेस, पूछा जाता है 1 नंबर में। पोटेंशियल बैरियर पर क्या असर पड़ता है? पोटेंशियल बैरियर रिड्यूसेस। रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ता है? रेजिस्टेंस भी रिड्यूसेस। करंट पर क्या असर पड़ता है? करंट तो बढ़ता ही है, ज्यादा बढ़ के मिलता ही है हमें। और आइडियल डायोड की बात करें तो आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस, आइडियल डायोड विल ऑफर 0 रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस। क्लोज्ड स्विच की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? क्लोज्ड स्विच की तरह काम करेगा। अब भैया देख लो मैकेनिज्म ऑफ रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग की मैकेनिज्म देख लेते हैं। रिवर्स बायसिंग के लिए तुम्हें याद करना है आम। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? आम देखो कैसे भैया, आम का सीजन भी आ गया है। ये हमारा हो गया पीएन जंक्शन। क्या हो गया भैया? पीएन जंक्शन। पी को जोड़ देंगे नेगेटिव से और एन को जोड़ देंगे पॉजिटिव से। पी के अंदर होल्स हैं, क्या है बोलो? होल्स, मेजॉरिटी कैरियर्स, यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स। एन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर होल्स हो गए मेजॉरिटी कैरियर्स। अब जो तुमने पोलैरिटी अप्लाई करी है, पी को नेगेटिव से जोड़ा है, एन को पॉजिटिव से, उसकी वजह से क्या अट्रैक्शन होगा इधर? बोलो, क्या मेजॉरिटी कैरियर्स का अट्रैक्शन होगा? बिल्कुल होगा सर। तो ए फॉर अट्रैक्शन। क्या होगा? ए फॉर अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन होगा तो इन गरीबों को, बेचारों को जंक्शन से दूर जाना पड़ेगा। तो दूसरे ए का मतलब है अवे, अवे फ्रॉम द जंक्शन। जो तुमने पोलैरिटीज अप्लाई की हैं, उन पोलैरिटीज की वजह से जंक्शन कहां जाने लगेगा? जंक्शन से ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो जंक्शन से दूर जाने लगेंगे। अरे जंक्शन कहीं नहीं जाएगा, मेजॉरिटी कैरियर से जो है वो जंक्शन से दूर जाने लगेंगे। अब जब भैया मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन से दूर जाने लगेंगे, जब मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन से दूर जाने लगेंगे, इसका मतलब यह है कि नो करंट विल बी ऑब्टेन्ड ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। माइंड इट। रिवर्स बायस में मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अट्रैक्शन होने की वजह से ये मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन से दूर जाने लगेंगे। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ने लगेगी, पोटेंशियल बैरियर बढ़ने लगेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, करंट तो मिल ही नहीं रहा है। लेकिन यहां पर तुम देख रहे हो एक आधे माइनॉरिटी कैरियर्स, और ये जो तुमने रिवर्स बायसिंग मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए की है, वो माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए फॉरवर्ड बायसिंग का काम कर रही है। इन पे रिपल्शन लगेगा तो ये बेचारे जंक्शन के आर पार जाएंगे, तो इनकी वजह से बहुत थोड़ा सा करंट मिलेगा। किनकी वजह से? माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से बहुत थोड़ा सा करंट मिलेगा, जिसे कहते हैं लीकेज करंट। क्या कहते हैं? लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो रिवर्स बायस में मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट नहीं मिलता, किसकी वजह से मिलता है? माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से थोड़ा सा करंट मिलता है। अब देखो भैया VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। VI कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक कॉमन वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कहीं पर भी आ जाए इसका मतलब होता है वोल्टेज और करंट के बीच के ग्राफिकल रिलेशन। तो अगर पीएन जंक्शन डायोड में वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफिकल रिलेशन देखा जाए, ग्राफिकल एनालिसिस की जाए वोल्टेज और करंट के बीच की, तो उसे कहते हैं वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं? वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है भैया? शुरू में हम वोल्टेज बढ़ाते हैं लेकिन करंट सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? अंदर पोटेंशियल बैरियर है जो अपोज कर रहा है।
लेकिन तुम्हारे पास तो कोई लिमिट ही नहीं है यार लगाने की, तुम तो कितनी भी चाहो वोल्टेज बढ़ा सकते हो, लेकिन उस पोटेंशियल बैरियर की क्या है, लिमिट है। तो एक लिमिट ऐसी आती है जहां पर पोटेंशियल बैरियर घुटने टेक देता है, और घुटने को इंग्लिश में कहते हैं नी। तो इस वोल्टेज को कहते हैं नी वोल्टेज। क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो पोटेंशियल बैरियर के बराबर होता है। ये वो वोल्टेज है जहां पर पोटेंशियल बैरियर घुटने टेक देगा। मतलब यहां से यहां तक तो करंट नॉन लीनियरली बढ़ेगा, करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप नॉन लीनियर होगा, लेकिन यहां पर वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, इन द रीजन ए बी द रिलेशनशिप ऑफ वोल्टेज एंड करंट विल बी लीनियर। और क्योंकि करंट इतनी आसानी से बढ़ रहा है, इतनी इजीली बढ़ रहा है विद द इंक्रीज इन वोल्टेज, सो वी कैन से दैट द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज ऑफ लो मैग्नीट्यूड। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है। अब रिवर्स की बात कर लेते हैं। रिवर्स में क्या होता है, यहां पर जो करंट होता है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स। अब जब यहां पर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या होता है, यहां पर तो और थोड़ा ज्यादा नखरे दिखाता है करंट। वोल्टेज हम बढ़ा देते हैं यहां तक, लेकिन करंट बहुत थोड़ा बढ़ता है, यहां पर बहुत थोड़ा बढ़ रहा है, और वो भी बढ़ रहा है माइक्रो एम्पियर्स में। रिवर्स करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। तो तुम्हें पता है रीजन कि भैया वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वो जो थोड़ा बहुत करंट मिल रहा है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से मिल रहा है, और माइनॉरिटी कैरियर्स बहुत थोड़े से। लेकिन अचानक तुम देखोगे कि थोड़ा सा वोल्टेज ही बढ़ेगा और करंट जो है वो बियॉन्ड कंट्रोल बढ़ता चला जाएगा। करंट बियॉन्ड कंट्रोल बढ़ जाएगा, एकदम से यहां पहुंच जाएगा, एकदम से तुम्हारे एमीटर की सुई भाग जाएगी बिल्कुल लास्ट में। ये अचानक से जादू कैसा हो गया, इसे कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन, या इसे कहते हैं ब्रेकडाउन रीजन। अब ये ब्रेकडाउन क्या होता है भैया, तो देखो रिवर्स बायस में जो तुम एनर्जी दे रहे हो, जो तुमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, अब उसके थ्रू करंट तो मिल नहीं पा रहा है क्योंकि वो तो दूर जा रहा है जंक्शन से। तो क्या होता है, इस एनर्जी की वजह से एक क्रिटिकल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी जब तुम दे देते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हो, और बॉन्ड्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रप्चर कर जाते हैं एक साथ। और जब एक साथ इतने सारे बॉन्ड्स रप्चर कर जाएंगे, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के आर पार जाएंगे, और जंक्शन के आर पार जाएंगे तो इतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, इतना ज्यादा करंट फ्लो होगा कि भैया जंक्शन डैमेज भी हो सकता है, आग भी लग सकती है, फूक भी सकता है। सो दैट इज नोन एज ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन, जिसमें इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं जिसकी वजह से इतना ज्यादा करंट जनरेट हो जाता है कि इट में ऑल्सो डैमेज द पीएन जंक्शन। सो दिस इज नोन एज ब्रेकडाउन। ये क्या कहलाता है, ब्रेकडाउन कहलाता है। और यहां से पता चल रहा है क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट नहीं बढ़ता है, इसका मतलब जो रिवर्स रेजिस्टेंस होता है इट इज ऑफ कंपैरेटिवली हायर मैग्नीट्यूड। ये जो है हायर मैग्नीट्यूड होता है, इसका रिवर्स रेजिस्टेंस इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, मोर इन मैग्नीट्यूड देन फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? तो भैया आप देखते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है यार, डायोड हमने खत्म कर लिया। तो डायोड किस काम आता है, तो डायोड का भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो एसी को बदलती है, किसमें, डीसी में बदलती है। अब सर डायोड में ऐसे क्या चार चांद लगेंगे यार, सर आपने डायोड को रेक्टिफायर के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। तो प्रिंसिपल बिहाइंड यूजिंग डायोड एज ए रेक्टिफायर, व्हाट इज द प्रिंसिपल, क्यों चुना हमने डायोड को। तो भैया तुमने अभी अभी देखा कि डायोड जो है वो तभी कंडक्ट करता है जब उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाए। हां, अगर तुम P को पॉजिटिव से जोड़ोगे, N को नेगेटिव से जोड़ोगे, तभी करंट फ्लो होगा और P से N की तरफ फ्लो होगा। अगर तुमने उल्टा काम कर दिया, P को नेगेटिव से जोड़ दिया, N को पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो करंट नहीं फ्लो होगा। एंड दैट इज द स्पेशलिटी इन अ पीएन जंक्शन डायोड, कि a diode conducts only when it is in forward biased, and the direction of current is also same, that is from P to N, and that is the speciality of a PN junction diode. Because of it we use it as a rectifier. पूछा जाता है कि what is the principle behind using PN junction diode as a rectifier, तो नोट कर लेना भैया इसको। अब हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। दो तरीके से यूज कर सकते हैं डायोड को हम, एक तो हम हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। बहुत पूछा जाता है
और 3 नंबर में अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है, अगर एग्जामिनर की जहन में क्वेश्चन आते हैं कि मैं इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन दूं 3 नंबर में, तो उसके जहन में ये आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर। ये उसके जहन में आने के 99% चांसेस हैं। तो देख लो भैया हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। देखो, एक हमने ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल एसी इनपुट, और ये सेकेंडरी कॉइल, इसमें हमने लगा दिया एक डायोड, अपना वही पीएन जंक्शन डायोड, और भैया इसके यहां पर हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस जिसपे हम लेंगे आउटपुट। क्या लेंगे बोलो? आउटपुट लेंगे। अब हम लगा देते हैं इनपुट एसी। तो इनपुट एसी जब हम यहां पर अप्लाई करेंगे इस वाली प्राइमरी कॉइल पर, मान लो ये एंड ए है और ये एंड बी है और ये सी है और ये डी है, तो एसी के फर्स्ट हाफ के लिए, पॉजिटिव हाफ के लिए मान लो ये एंड नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो बाई इंडक्शन ये वाला एंड पॉजिटिव होगा और ये वाला एंड नेगेटिव होगा। अब ये क्या है? पी टाइप है, P जुड़ा है पॉजिटिव से। अगर P पॉजिटिव से जुड़ा है तो क्या डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो करंट पास होगा एट द आउटपुट अक्रॉस RL इन दिस डायरेक्शन। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब भैया देखो, मतलब यहां पर तुम्हें करंट मिल जाएगा, आउटपुट पर करंट तुम्हें मिल जाएगा। अब भैया देखो अगले हाफ में क्या होगा। मान लो ये वाला एंड हो गया पॉजिटिव, भाई पहले नेगेटिव था तो पॉजिटिव होगा, ये वाला पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव होगा, तो बाई इंडक्शन ये वाला कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, और ये वाला कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये डायोड कैसे हो गया सर? रिवर्स बायस में हो गया। डायोड रिवर्स बायस में होगा तो क्या करंट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा तो यहां भी नहीं मिलेगा, नो करंट। अब फिर अगले हाफ में फिर से वही कहानी होगी, फिर से डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, फिर से करंट मिलेगा और सेम डायरेक्शन में मिलेगा, फिर उसके बाद फिर से नहीं मिलेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म हो गया और ये हमारा आउटपुट वेव फॉर्म हो गया। इनपुट जो हमने यहां अप्लाई किया और आउटपुट जो हमें यहां पर मिल गया, तो जो करंट मिला वो सेम डायरेक्शन में मिला। केवल हाफ साइकिल का रेक्टिफिकेशन हुआ, केवल हाफ साइकिल एसी जो है, एसी की जो ये एक साइकिल है उसका केवल एक हाफ जो है वो डीसी में कन्वर्ट हुआ, इसलिए इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या कहते हैं बोलो इसको? इसको कहते हैं हाफ वेव। अब भैया देखो फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? अरे भैया एक डायोड से काम नहीं बना, तो बड़े बुजुर्गों ने कहा एक से भले दो, तो अब की लगा देंगे 2 डायोड। कितने डायोड लगा देंगे? 2 डायोड लगा देंगे। ये तुम्हारी ट्रांसफार्मर की वही प्राइमरी कॉइल, और इसमें लगाया है तुमने एसी, और यहां पर तुम्हारी सेकेंडरी कॉइल है, और इस सेकेंडरी कॉइल में तुम्हारे 2 डायोड हैं। बोलो कितने डायोड हैं? 2 डायोड हैं। तो भैया ये जो 2 डायोड हैं, इन 2 डायोड्स को तुमने लगा दिया, और यहां पर आउटपुट जो लेते हैं वो थोड़ा स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं, इसे कहते हैं सेंटर टैप्ड अरेंजमेंट। सेंटर टैप्ड का मतलब है कि दिस पॉइंट विल बी मेंटेन्ड एट 0 पोटेंशियल, और यहां पर आउटपुट लेंगे हम लोड रेजिस्टेंस कह देते हैं इसको। तो सेंटर टैप्ड अरेंजमेंट होता है, 2 डायोड्स लगा देते हैं यहां पर D1 और D2। अब भैया देखो जो तुमने इनपुट दिया, इनपुट साइकिल दी, इनपुट एसी यहां पर अप्लाई की तुमने, तो क्या होगा? अब भैया तुमने जब ये अप्लाई किया तो मान लो ये वाला एंड पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो बाई इंडक्शन ये वाला नेगेटिव ये वाला क्या होगा? पॉजिटिव। अब इस डायोड का ये पी टाइप ये कनेक्टेड है नेगेटिव से, इस डायोड का ये पी टाइप ये कनेक्टेड है पॉजिटिव से, मतलब ये वाला डायोड फॉरवर्ड में और ये वाला डायोड रिवर्स में। मतलब फर्स्ट हाफ में D1 जो है वो रिवर्स बायस और D2 जो है वो क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। तो करंट मिलेगा D2 की वजह से, ये P2N करंट जाएगा, सेंटर टैप्ड अरेंजमेंट है, लोड के अक्रॉस इधर जाएगा, ये मतलब यहां पर मिल जाएगा तुम्हें। बोलो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो भैया अगर हम इसका आउटपुट बनाएं तो आउटपुट मिलेगा, और किसकी वजह से मिलेगा? सर ये D2 की वजह से मिलेगा। ठीक है भैया,
बढ़िया बात है। अब देखो अगले हाफ में ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। भैया जो पॉजिटिव था पहले वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब ये निगेटिव होगा तो बाय इंडक्शन ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो बाय इंडक्शन ये निगेटिव हो जाएगा। अब भैया ये वाला डायोड फॉरवर्ड में होगा, ये वाला क्या हो गया? रिवर्स में। कहानी पलट गई। तो जब ये वाला फॉरवर्ड में हो गया तो इसकी वजह से करंट इधर आएगा और इसमें इधर आ जाएगा, ऐसे इस तरीके से। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? मतलब रेजिस्टेंस जो यहां पर तुमने लगा रखा है, जहां तुम आउटपुट ले रहे हो उस पे करंट चाहे इसकी वजह से आए चाहे इसकी वजह से आए, आएगा सेम डायरेक्शन में। मतलब तुम्हें यूनिडायरेक्शनल करंट मिल जाएगा। बोलो कैसा करंट मिल जाएगा? यूनिडायरेक्शनल करंट मिल जाएगा। एक बार D1 की वजह से, एक बार D2 की वजह से। और इसे इसीलिए कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि यह फुल साइकिल को क्या करता है? रेक्टिफाई करता है, इसलिए इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है कि फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा? तो भैया हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है और फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। मतलब यहां पर अगर 50 हर्ट्ज है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में 50 हर्ट्ज रहेगी आउटपुट पे, और अगर 50 हर्ट्ज है यहां पर तो फुल वेव रेक्टिफायर में यहां कितनी हो जाएगी? 100 हर्ट्ज हो जाएगी। नंबर एक। नंबर दो सुन लो, जब हम ये रेक्टिफिकेशन करते हैं, जब हम एसी को डीसी में बदलते हैं, तो कोई भी डिवाइस तुम्हें पता है आइडियल नहीं होती। मतलब यहां पर जो डीसी तुम्हें मिलती है, उस डीसी के साथ भैया कुछ एसी कंपोनेंट्स आ जाते हैं, और उन एसी कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? रिपल्स कहते हैं। इनका जो परसेंटेज होता है इन द आउटपुट डीसी, दैट इज कैलकुलेटेड बाय अ क्वांटिटी, जिसे तुम आगे चल के पढ़ोगे रिपल फैक्टर कहते हैं। अब ये जो रिपल्स हैं भैया, ये हमारे डिवाइस के लिए हार्मफुल होती हैं। हमारे जो सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस हैं, हमारे जो लैपटॉप्स हैं, हमारी जो और चीज़ें हैं जिनमें माइन्यूट सर्किट्स हैं, मदरबोर्ड्स हैं, आईसीज हैं, उनके लिए हार्मफुल हैं। तो इन्हें रिपल्स को एलिमिनेट करना जरूरी है। तो रिपल्स को एलिमिनेट करने के लिए हम स्पेशल सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फिल्टर सर्किट्स। क्या कहते हैं? फिल्टर सर्किट्स कहते हैं। और फिल्टर सर्किट्स को ऐसे खास सर्किट्स नहीं होते, बहुत ऑर्डिनरी चीजें इसमें लगी होती हैं, और वो ऑर्डिनरी चीजें होती हैं इंडक्टर और कैपेसिटर। तुम्हें पता है इंडक्टर जो होता है वो डीसी का दोस्त होता है। एसी में तुमने पढ़ा होगा XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा 0 तो XL 0, तो डीसी का दोस्त है। और कैपेसिटर जो है वो डीसी का जानी दुश्मन है। कैसे जानी दुश्मन है? XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा 0 तो XC इनफाइनाइट। अ कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, दैट्स वाई। तो जहां पर हमें जैसे यूज करना है, जहां पर हमें एसी को ब्लॉक करना है, वहां पर कैपेसिटर को लगा देंगे, और जहां पर हमें डीसी को जाने देना है वहां पर इंडक्टर को लगा देंगे। तो बाय हैविंग सुटेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर वी कैन मेक फिल्टर सर्किट्स, एंड दीज फिल्टर सर्किट्स आर यूज्ड टू एलिमिनेट दीज रिपल्स। रिपल्स को एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब भैया हम लोग आ गए लास्ट सेगमेंट पे अपने चैप्टर के, और जो हमारा लास्ट सेगमेंट है वो है स्पेशल पर्पस डायोड्स। तो स्पेशल पर्पस डायोड्स क्या होते हैं भैया? देखो स्पेशल पर्पस डायोड्स जो है, स्पेशल पर्पस डायोड्स, तो भैया देखो स्पेशल पर्पस डायोड्स क्या है? नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है कि जिनका कुछ स्पेशल पर्पस है भैया, है तो ये वही ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड, लेकिन इनसे हम कुछ स्पेशल काम लेंगे। तो तुम्हारा जो रिड्यूस सिलेबस है 2020-21 का, उसमें केवल 3 है हमारे सिलेबस में। पहला है एलईडी, जिसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। दूसरा है भैया फोटो डायोड। कौन सा है? फोटो डायोड। और तीसरा है सोलर सेल। ये तीनों एक ही बिरादरी के हैं, ये थोड़ा अलग है। अब क्या होता है भैया, देखो एक एक करके बात कर लेते हैं। एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बायस में चलता है, ऑपरेट होता है। फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, और सोलर सेल की बायसिंग ही नहीं करनी पड़ती, ये बिना बायस के काम करता है। अब कैसे काम करता है जरा देखो, एक एक करके बात करते हैं एलईडी की। लाइट एमिटिंग डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड कैसे काम करता है?
तो भैया तुम्हें पता है फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, याद होगा तुम्हें, ट्रिपल आर। वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लेना अगर भूल गए हो तो। ट्रिपल आर, रिपल्शन, रिकॉम्बिनेशन और रीजनरेशन। मतलब पीएन जंक्शन की जब तुमने फॉरवर्ड बायसिंग की थी तो सिमिलर पोलैरिटीज की वजह से रिपल्शन हुआ था, और रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया होल से मिलने, और इलेक्ट्रॉन और होल के मिलने को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो भैया ये जो रिकॉम्बिनेशन हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल का मिलन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन कहां से आया? सर इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड से आया। और होल कहां है? सर होल तो वैलेंस बैंड में है। तो इलेक्ट्रॉन आया कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड इज द हायर एनर्जी बैंड, पता है तुम्हें? हायर एनर्जी बैंड है ये। और वैलेंस बैंड जो है वो लोअर एनर्जी बैंड है। तो भैया हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी डिफरेंस को एमिट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको ये एमिट करेगा। और अगर हम काबिल हैं, अगर हम समझदार हैं, तो ये जो बैंड गैप है, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इसको इस तरीके से डिजाइन करेंगे, इस एलईडी की डोपिंग ऐसे करेंगे, इस डायोड का जो मटेरियल है वो ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि भैया उसका जो ये बैंड गैप है उसकी एनर्जी इट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ energy corresponding to the visible region of the electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल रीजन है, उस विजिबल रीजन की जो एनर्जी होती है करस्पॉन्डिंग, उसके बराबर हमें बैंड गैप लेना पड़ेगा, तभी जो एनर्जी निकलेगी, तभी जो फोटॉन्स निकलेंगे ड्यू टू दिस रिकॉम्बिनेशन, जो फोटॉन निकलेंगे वो फोटॉन हमें दिखाई देंगे। तो दिस इज द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ लाइट एमिटिंग डायोड, कि फॉरवर्ड बायस में रिपल्शन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, एन टाइप का इलेक्ट्रॉन जो यहां कंडक्शन बैंड में बैठा हुआ है, जो हायर एनर्जी स्टेट में है, वो जब होल से मिलने जाएगा जो वैलेंस बैंड में है, जो लोअर एनर्जी स्टेट में है, तो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस को वो एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। अरे भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बस ये ध्यान रखना, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग द मटेरियल फॉर डिजाइनिंग अ एलईडी। तो द थिंग दैट शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर डिजाइनिंग द मटेरियल for selecting the material for LED is that energy gap, the forbidden energy gap should be of the order of this visible region of electromagnetic spectrum. Is that clear or not? बोलो भैया। और देखो एक भैया क्वेश्चन पूछ लेते हैं एलईडी में, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एलईडी ओवर इनकैंडेसेंट लैंप्स। तो भैया एलईडी में कोई वार्म अप टाइम नहीं होता है, एलईडी की लाइट उतनी हार्मफुल नहीं होती, उतना हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम होती है, उस मुकाबले इकोनॉमिकल पड़ता है ये। तो ये एलईडी की एडवांटेजेस हैं, लॉन्ग लाइफ होती है, ठीक है, और उसका ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है। तो ये एलईडी की एडवांटेजेस हैं ओवर इनकैंडेसेंट लैंप्स। इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं कई बार, तो कोई बड़ी बात नहीं है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे अलग अलग कलर्स की लाइट के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, अलग अलग वेवलेंथ होगा, तो उनकी अलग अलग नी वोल्टेज होगी। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इसके वैसे ही होते हैं जैसे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, बस वी प्लॉट देम फॉर डिफरेंट कलर्स। सिंबल क्या होता है एलईडी का? सिंबल भैया एलईडी का नॉर्मल डायोड का सिंबल होता है, बस इसको ग्लास में इंकेस कर लेते हैं और यहां से कुछ एरोज दिखा देते हैं, वेवी एरोज, जो कि ये शो कर रहे हैं कि दिस डायोड इज अ लाइट एमिटिंग डायोड। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखो भैया फोटो डायोड क्या होता है। तो फोटो डायोड जो है वो हमारा हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। अब कैसे ऑपरेट होता है भैया? देखो, तो फोटो डायोड में भी वही बात है कि फोटो डायोड का जब हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, तो फोटो डायोड के मटेरियल को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर भी क्या होगा, हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम लाइट डालेंगे, ऑफ कोर्स विजिबल लाइट डालेंगे, तो जब हम लाइट डालेंगे तो जो हम लाइट डालेंगे, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालेंगे, उसकी जो एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जो इंसिडेंट लाइट है, जो लाइट यहां पर जंक्शन पे पड़ेगी, उसकी एनर्जी जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो जाके हमारा जो फोटो डायोड है वो काम करेगा।
अब भैया लाइट डाल दी, चलो कैसी लाइट डाली, तो भैया वैसी लाइट डाली। कैसी लाइट सर, जिसकी एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा है। अब लाइट डाल दी तो क्या होगा, लाइट के पास एनर्जी है, एनर्जी कौन लेगा, अरे भैया एनर्जी वो लेगा जो भूखा है। अरे भूखा कौन है, खाने के लिए ऑफर करोगे तुम, खाने के लिए ऑफर दोगे तो खाना कौन खाएगा, जो भूखा है। अब भूखा कौन है, कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन या वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, तो सर वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन भूखा है, उसकी ख्वाहिश है कि मैं कंडक्शन बैंड में चला जाऊं। तो भैया जब यहां पर तुम लाइट डालोगे तो यार वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि वो भूखा है, और एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। अब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो उसकी जो वैकेंसी होगी वैलेंस बैंड में वो क्या कहलाएगी, होल कहलाएगी। तो जैसे ही लाइट पड़ेगी और उस लाइट की एनर्जी किससे ज्यादा होगी, बैंड गैप से ज्यादा होगी, तो भैया जंक्शन के आसपास इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन हो जाएगा। किसका क्रिएशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, शॉर्ट में कहते हैं EHP, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन हो जाएगा। अब तुमने रिवर्स बायस कर रखा है, क्या कर रखा है, रिवर्स बायस। तो यहां पर निगेटिव है तो यहां पर सारे होल्स कलेक्ट हो जाएंगे, सारे के सारे कौन कलेक्ट हो जाएंगे, होल्स। और यहां पॉजिटिव है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां कलेक्ट हो जाएंगे। मतलब इसके अक्रॉस क्या क्रिएट हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसे कहते हैं फोटो वोल्टेज। ये इफेक्ट कहलाता है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इसको तुम कभी भी जब चाहें करंट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दैट इज द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ फोटोडायोड। अब भैया फोटोडायोड में दो बातें और सुन लो। पहली बात, डार्क करंट क्या होता है, बहुत पूछी जाती है डेफिनेशन। डार्क करंट 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, नेम द डिवाइस इन विच डार्क करंट इज ऑब्टेन्ड, या डार्क करंट रिलेट्स टू विच डिवाइस। तो डार्क करंट रिलेट करता है फोटोडायोड से। क्या होता है डार्क करंट, अरे भैया फोटोडायोड पे अगर तुम लाइट नहीं डालोगे तो करंट मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा सर। क्यों मिलेगा, क्योंकि फोटोडायोड होता है रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में इतू सा करंट हमें मिलता है जिसे कहते हैं लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट। यहां पर उसे कहेंगे डार्क करंट। तो द वेरी स्मॉल करंट, that is the characteristic current of signature current of reverse bias, that is known as dark current। उसे हम क्या कहते हैं, dark current कहते हैं। क्या भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरी बात, photodiode can detect optical signals। photodiode produces intensity dependent current। इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर सकता है ऑप्टिकल सिग्नल्स के। कैसे, अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी लाइट की, मतलब ज्यादा फोटोन आएंगे, ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। क्यों भैया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वो ज्यादा करंट में कन्वर्ट होगा। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। अब तुम्हारे एप्लीकेशंस इसके, टेलीविजन में जो तुम्हारे डायोड लगा हुआ है टेलीविजन स्क्रीन पे, वो फोटो डायोड है। तुम रिमोट से अपने लाइट मारते हो, जब तुम वॉल्यूम का बटन प्रेस करते हो, टीवी को कैसे पता लग जाता है कि वॉल्यूम बढ़ाना है, क्योंकि जो टीवी का जब तुम रिमोट प्रेस करते हो तो उतनी ही इंटेंसिटी का सिग्नल निकलता है उसमें से, इंफ्रारेड सिग्नल, और वो सिग्नल तुम्हारा टीवी स्क्रीन में जो फोटो डायोड लगा हुआ है वो डिटेक्ट कर लेता है, और वो वॉल्यूम वाले सर्किट में करंट भेजता है और वॉल्यूम चेंज हो जाता है। इसी तरीके से तुम ब्राइटनेस वाला बटन रिमोट पे प्रेस करते हो तो वो तुम्हारी टीवी पे जो फोटो डायोड लगा हुआ है वो डिटेक्ट कर लेता है उस इंटेंसिटी को और उस पर्टिकुलर सर्किट में करंट भेजता है, और इस तरीके से ब्राइटनेस चेंज हो जाती है। तो ये फोटो डायोड का एप्लीकेशन है। मॉल में जाते हो, तुम्हारी शक्ल देख के दरवाजा खुल जाता है, ऑटोमेटिक डोर लगा हुआ है। क्यों, कैसे, वहां भी फोटो डायोड का ऑपरेशन है। एक फोटो डायोड लगा हुआ है जिस पर लाइट जब तक पड़ रही है दरवाजा बंद है, तुम आ गए लाइट के सोर्स और फोटो डायोड के बीच में, लाइट पड़ना बंद हो गई, सर्किट ब्रेक हो गया, दरवाजा खुल गया। जो नोट काउंटर्स हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक काउंटर्स हैं, उसमें क्या लगा हुआ, ऊपर लाइट का सोर्स है और नीचे फोटो डायोड है। जब तक लाइट पड़ रही है सर्किट चल रहा है, जैसे ही बीच में नोट आ गया डायोड और लाइट के सोर्स के बीच में, सर्किट ब्रेक हुआ। एक बार सर्किट ब्रेक हुआ उसने काउंट कर लिया 1, दोबारा ब्रेक हुआ उसने काउंट कर लिया 2, और इस तरीके से वो काउंट कर लेता है।
तो सारे के सारे ये एप्लीकेशन है फोटोडायोड के। इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसी चीज को शो करती हैं। रिवर्स बायस में है तो इधर करंट होगा और इधर वोल्टेज होगा। अब भैया इस तरीके से रिवर्स बायस में मिलता है, तो इस तरीके से ये फोटोडायोड में इंटेंसिटी डिपेंडेंट, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे करंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यहां पे लिख लेते हैं करंट। तो ये हमारा क्या है, फोटोडायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखो, अब भैया लास्ट हमारा है सोलर सेल। सोलर सेल बिल्कुल फोटोडायोड का भाई है, जो नो बायस में ऑपरेट करता है। कैसे ऑपरेट करता है भैया, देखो सोलर सेल में भी पीएन जंक्शन होता है। और पीएन जंक्शन कैसा होता है, पीएन जंक्शन होता है जिसमें ऊपर एन साइड और नीचे पी साइड, एक पार्टीशन बना दे अगर हम यहां पर, तो ऊपर की साइड में होगा N और नीचे की साइड में होगा P, नीचे की साइड में होगा P। और यहां पर तुमने देखा भी होगा सोलर पैनल में सिल्वर लाइनिंग्स होती हैं, सिल्वर लाइनिंग्स होती हैं सोलर पैनल में, देखा होगा तुमने। तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप भैया लाइट पड़ेगी, सनलाइट। और फिर वही क्वेश्चन कि मटेरियल सेलेक्ट करते समय, सोलर सेल को फैब्रिकेट करते समय क्या बात दिमाग में रखोगे, तो बात ये कि जो सनलाइट है उसकी एनर्जी इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ दिस पीएन जंक्शन। जब ये होगा, ये एनर्जी कौन लेगा, जो भूखा है वो लेगा। भूखा कौन है सर, भूखा है वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। उसकी वैकेंसी कहलाएगी होल। क्या कहलाएगी, तो लाइट पड़ेगी तो होगा क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन होगा। अब तुम्हें पता है यार, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है उसकी, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ढूंढते हैं बढ़िया कौन है, कंडक्टर या सेमीकंडक्टर। तो वो लटक जाते हैं कंडक्टर, कंडक्टर पे लटक जाते हैं। मतलब एन टाइप में जो सिल्वर लाइनिंग्स हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाते हैं। तो नेचुरल सी बात है, होल्स कहां चले जाएंगे, पी टाइप में चले जाएंगे। तो एक्यूमुलेशन हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का एन टाइप में और होल्स का पी टाइप में। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का एक्यूमुलेशन होगा उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक वैसे ही जैसे फोटोडायोड में रिवर्स बायस की वजह से हुआ था, यहां पर सिल्वर जो हमने लगा दिया उसकी वजह से हुआ है। एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जिसे फोटो वोल्टेज कहते हैं और इस इफेक्ट को फोटो वोल्टाइक इफेक्ट कहते हैं। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कभी भी करंट में बदल सकते हैं। सो दैट इज हाउ अ सोलर सेल वर्क्स। अब इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, 2020 में आई थी, ग्राफ दे दिया था और कहा था आइडेंटिफाई करो किसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें दो पॉइंट मिलते हैं हमें, एक मिलता है ओपन सर्किट वोल्टेज और दूसरा मिलता है शॉर्ट सर्किट करंट। मतलब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो इलेक्ट्रॉन और होल के एक्यूमुलेशन की वजह से जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। और पॉजिटिव निगेटिव को मिला दें तो जो करंट क्रिएट होगा मैक्सिमम, दैट इज नोन एज शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये दो पॉइंट्स हमें मिलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट। सो दैट इज योर सोलर सेल। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून टू बी फिजिक्सिफाइड। और भी हमारे वन शॉट्स आएंगे, जैसी जैसी मुझे रिक्वेस्ट आ रही है मैं वन शॉट डालता जा रहा हूं। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द असर्शन रीजन क्वेश्चंस विच आर अपलोडेड डेली और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। और बहुत जल्दी एक सीरीज शुरू करने वाले हैं हम 1 मार्क के क्वेश्चंस की सीरीज। तुम्हारा जो बोर्ड का पैटर्न है 2021 का 22 मार्क्स, इस तरीके से तुम्हारे हो जाएंगे 1 मार्क के क्वेश्चंस, 4 असर्शन रीजन क्वेश्चंस और केस स्टडीज जो हमारी आएंगी 2, जिसमें 8 नंबर तुम्हें मिलेंगे, 4-4 एमसीक्यूज होंगे। तो इस तरीके से टोटल 22 मार्क्स का पेपर तुम्हारा 1 मार्क पे आएगा। तो डेली मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियोस अपलोड करूं। कीप वॉचिंग, नोट करते रहो उसको, सो दैट यू मे स्कोर बेटर मार्क्स। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड टू बी फिजिक्सिफाइड।